शीर्षक अपराधी। लेखक सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। मैं 20 साल पहले की बात कह रहा हूं। तब मैं मुंगेर के कॉलेज में पढ़ता था। उम्र 18 या 19 साल होगी। एक दिन गोरा बाजार के उस पार फुटबॉल मैच देखने गया था। अचानक पूरा आसमान बादलों से ढक गया। तेज आंधी उठी और देखते देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। मैं घबरा गया। सिर्फ सिर बचाने के लिए बिना दिशा देखे इधर उधर भागने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हमारे घर आ जाइए अजित बाबू। मैंने पलटकर देखा, अश्विनी, वही मेरा सहपाठी, पास की एक बंगले की बरामदे से मुझे बुला रहा था। मैं खुश हो गया। उसका निमंत्रण तुरंत स्वीकार किया और उसके साथ उसके घर चला गया। अश्विनी एक नेटिव क्रिश्चियन था। वो बंगाली मोहल्ले से बाहर रहता था। घर के आगे एक छोटा सा फाटक, अंदर हल सा कंपाउंड, फर्श चमकता हुआ, बहुत साफ सुथरा बंगला। कंपाउंड में लाल नीले तरह तरह के फूलों से भरा एक छोटा सा बगीचा। पूरा घर मानो किसी तस्वीर जैसा। मैंने गीले कपड़े बदले, बाल संवारे, खुद को ठीक किया और फिर अंदर आकर बैठ गया। अश्विनी की विधवा मां आकर स्नेह से मेरा स्वागत करने लगी। उनके चेहरे पर ममता और करुणा ढलक रही थी। शांत, सुंदर, तेज से उजला, मानो अन्नपूर्णा की मूर्ति। एक बार देख लो तो जिंदगी भर भूली नहीं जाती। उसी पल अश्विनी ने आवाज दी, रेबा। तुरंत एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसने गाढ़ी लाल साड़ी पहनी थी। पूरा शरीर लज्जा में लिपटा हुआ, जैसे डूबते सूरज की किरणें आसमान को नरम रंगों से भर देती हैं, वैसे ही उस लड़की के सारे शरीर पर एक अद्भुत सुंदरता की लहर फैल गई। उसकी रूप ज्योति से अंधेरे में डूबा कमरा एक ही क्षण में चमक उठा। घुंघराले काले बाल, पीछे झूलती हुई चोटी, सिर पर गाढ़ी लाल रिबन का फीता, क्या अद्भुत शोभा थी। मैंने उसकी ओर देखा और तुरंत नजर झुका ली। अश्विनी बोला, ये हैं अजित बाबू, कॉलेज टीम में खेलते हैं। जिस दिन तुमने गोरों के साथ कॉलेज का मैच देखा था, जिस मैच में गोरों को गोल खाकर हार मिली थी, वो गोल इन्होंने ही किया था। जरा इन्हें चाय पिलाओ, इनके स्वागत की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर। लजाई हुई मधुर अदा में रेबा ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। जाते समय उसकी आंखों में और होठों के कोनों में जो खुशी की हल्की चमक उभरी, वो मेरी नजर से छुपी नहीं। मुझे लगा जैसे हंसी की एक जीवत बिजली सी लकीर मेरे सामने से गुजर गई। उस ज्योत्सनामयी लड़की के हाथ की बनी चाय में उस दिन मैंने अमृत का स्वाद पाया। बहुत रात में जब बारिश थमी, तब मैं घर लौटा। उस रात नींद बुरी तरह टूटती रही। बार बार रेबा का वही सुंदर चेहरा मेरे पहले यौवन की सारी इच्छाओं और कामनाओं के दीपक में शिखा की तरह जलता रहा। और तभी एक बात बार बार मन में उठी, रेबा क्रिश्चियन है, रेबा क्रिश्चियन है। यह विचार तेज छुरे की तरह मेरी सारी आशाओं, मेरी सारी कल्पनाओं को लहूलुहान कर देता। इसके बाद से अश्विनी के साथ मेरी निकटता बहुत बढ़ गई। कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से मैं उनके घर जाने लगा। शाम को चाय की मेज पर खेल कूद की फालतू बातें होती और घड़ी में कब 10-11 बज जाते, किसी को खबर तक न होती। मैं सिर्फ रेबा की रूप सुधा और उसके हाथ की बनी चाय पीकर अपने पहले यौवन के उन दुर्लभ क्षणों को एक अजीब सी मधुरता में डुबोकर घर लौट आता। मन को क्या सच में कभी तृप्ति मिलती थी? जब समझ में आता कि इस रेबा को मैं कभी अपना नहीं बना सकता, तो असह्य पीड़ा होती। वो क्रिश्चियन है, ये रेबा कहाँ रहेगी और मैं कहाँ रहूंगा? हाय रे, आज के ये भीगे हुए पल तब अतीत के किस अंधे गर्त में डूब जाएंगे, मैं ज्यादा सोच नहीं पाता। स्वार्थ का जहर पूरे मन को जला देता। रात को घर लौटते समय कितनी बार सोचता, अब नहीं, अब और नहीं, रेबा को अब नहीं देखूंगा। निराशा की आग में इस इच्छा का ईंधन और क्यों डालूं? रेबा पराई है, रेबा दूर की है। लेकिन अगले ही दिन कॉलेज की छुट्टी होते ही रेबा के उस तरुण रूप का मोह ऐसी भयानक मदिरा बनकर मुझे फिर से उसी के घर के द्वार पर खींच लाता। ओह, वे कितने भयानक क्षण होते थे। खुद से लड़ता था और सिर्फ घाव पाता था। फिर भी उन्हीं घावों की चाह में मैं फिर उस युद्ध में कूद पड़ता। मैं सच में पागल हो चुका था। अब और नहीं सह पाया। एक दिन सोचा,
रेबा से सब कुछ खुलकर कह दूं। शायद उसे समझा सकूं कि कैसी तीव्र प्यास है, कैसा प्रबल अनुराग है मेरे प्राणों में। वो क्रिश्चियन है तो क्या हुआ? क्या दिल की ये उग्र आकर्षण शक्ति मनुष्य के बनाए इन धर्मों की कृत्रिम दीवारों को तोड़ नहीं सकती? तोड़कर दोनों को एक नहीं कर सकती? रेबा इंसान है, मैं भी इंसान हूं। तो फिर एक दिन मौका मिला। उस दिन अश्विनी किसी काम से बाहर गया था, कॉलेज नहीं आया। क्या बात है, ये जानने के लिए कॉलेज की छुट्टी के बाद मैं उसके घर जा पहुंचा। अश्विनी की मां ने कहा, रेबा की शादी की बात चल रही है, इसीलिए अश्विनी लड़के को देखने साहिबगंज गया है। मेरे सीने पर मानो किसी ने मुकद्दर से प्रहार कर दिया। रेबा की शादी? अश्विनी की मां ने कहा, रेबा चाय ले आओ और फिर यहीं बैठना, अश्विनी घर पर नहीं है। ये कहकर वो चली गईं। रेबा चाय लेकर आ गई। संध्या की म्लान छाया धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। पास के एक साहब के बंगले से पियानो की झंकार में एक नाच की धुन उछलती हुई निकली और पूरी हवा को मदहोश कर गई। मेरा दिल भी उसी धुन में डूब गया और उसी के बीच मेरे सामने खड़ी थी रेबा। अपने यौवन की अद्भुत दीप्ति से गोधूली की मुलायम लाशनी में वो कितनी अलौकिक लग रही थी। मैं पागल की तरह रेबा का हाथ पकड़ लिया और पुकार उठा, रेबा। आवाज कितनी तेज निकली मुझे नहीं पता, पर उस स्वर में मेरे दिल की सारी भावनाएं, सारी असह्य आशंकाएं, सारी बेचैनियां बेहोश होकर बह निकली थीं। रेबा डरकर चौंक गई और मेरी ओर देखा। उसकी दोनों आंखें हैरानी से भर गई थीं। मैंने कहा, रेबा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। तुम क्रिश्चियन हो तो क्या हुआ? क्या यही बाधा है? मैं भी क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं रेबा। रेबा, मैंने ठीक यही शब्द कहे थे या नहीं मुझे नहीं पता, पर यही भाव मेरे मन में भाषा बनने को बेचैन हो रहे थे। फिर एक ही सांस में पता नहीं और कितनी बातें कह गया। रेबा स्तब्ध होकर बैठी रही, उसने कुछ नहीं कहा। मैं उसके चेहरे की ओर लालायत प्यास भरी आंखों से देखता रहा। उसके लाल गालों पर बार बार लज्जा की लालिमा उभर आती थी और उसकी पलकों पर बार बार झुकने की सी थरथराहट आ जाती थी। अचानक एक गहरी सांस लेकर रेबा बिजली की लपट की तरह उस कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद मैं कितनी देर तक वहां मूक, मौन, पुतले की तरह खड़ा रहा, मुझे पता नहीं। अचानक घड़ी में 10 बजने की आवाज आई और जैसे मेरी चेतना लौट आई। मैं चोर की तरह बिल्कुल चुपचाप बाहर निकल आया। फर्श के नीचे हासनाहाना की एक झाड़ी के पास सफेद पत्थर के छोटे से चबूतरे पर रेबा चुपचाप बैठी थी। वो वहां क्या कर रही थी मन जानना चाहता था, पर पांव आगे बढ़ाने का साहस ना हुआ। मैं सीधे रास्ते की ओर चल पड़ा। चलते हुए सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? एक क्षण की कमजोरी में, क्षणिक उत्तेजना में एक लड़की के सामने ऐसे छी। तेज ग्लानि से पूरा मन भर उठा। रेबा क्या सोच रही होगी? ये डर कि कहीं कल अश्विनी से मिलने पर ये बात ना निकल आए, इसी डर से मैं कॉलेज नहीं गया। शाम को कष्टहारिणी घाट की ओर चला गया। घर लौटकर सुना अश्विनी किसी काम से मुझे ढूंढने आया था। मेरा सीना धक से रह गया। फिर 2-3 दिन कॉलेज की छुट्टी थी। मैं घर छोड़कर इधर उधर भटकता रहा। अश्विनी क्यों आया था? 2-3 बार मुझे क्यों खोज कर गया? क्यों? मेरा मन दुविधा में झूलता रहता और उसी पर एक भयानक लज्जा उसे और कसकर जकड़ लेती। इसी तरह जलते घुलते एक दिन अचानक मैं कलकत्ता भाग गया। चुपचाप जाना संभव न हुआ। घर में अचानक बीमारी का हंगामा खड़ा हो गया और करीब 2 महीने तक मुझे घर में ही रोके रखा गया। पिंजरे के पक्षी की तरह छटपटाता रहा। अश्विनी मुझे क्यों ढूंढने आया था? क्या रेबा को पाना अब भी संभव था? मुंगेर लौटकर क्या एक पत्र लिखूं? कौन जाने, शायद हाथ के पास आकर भी मैं अपनी कामना का धन हमेशा के लिए खो बैठा। फिर पूजा के बाद कॉलेज खुलने पर मैं मुंगेर लौटा। लौटकर एक शाम बहुत सावधानी से अश्विनी के मोहल्ले की ओर चल पड़ा। वो रहा, घर दिखाई दे रहा है, वही घर। मेरे सिर में खून छलछलाकर नाच उठा। कांपते कदमों से आगे बढ़ा और तभी ये क्या? फाटक के सामने एक छोटा साहब लड़का घोड़े पर चढ़ा घूम रहा है और साथ में एक जवान मेम। फाटक के पास नजर गई लकड़ी का साइन बोर्ड और उस पर एक अंग्रेजी नाम लिखा।
किसी ने मानो पल भर में मुझे किसी ऊंची पहाड़ी चोटी से उठाकर सीधे अथाह अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया। पास ही एक भुट्टा वाला दुकान थी। वहां संदेह की तलाश में मैं गया। देखा, अश्विनी के घर की लखिया दी कोने में बैठी हुई भुट्टा सेक रही थी। उसके मुंह से सुनने को मिला, अश्विनी आज से लगभग 1 महीने हो गया बेटी की शादी के बाद किसी नौकरी के सिलसिले में रंगून चला गया। विधवा मां भी चली गई। रेबा की शादी कुछ हद तक अव्यवस्था में ही पूरा हुई। अश्विनी या रेबा किसी की खास राय नहीं थी। जमाता के पिता के पास घर बंधा हुआ था। वे मुकदमे लड़कर पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शादी देकर वे सभी जिम्मेदारियों से बच गए। कॉलेज के दोस्तों से सुना, जब मैं चला गया अश्विनी पागल की तरह मुझे ढूंढता रहा। मेरे कोलकाता का पता किसी को नहीं पता था, इसलिए कह नहीं पाए, और मुझसे अश्विनी की शादी को लेकर गंभीर सलाह लेनी थी। रेबा से जो सवाल किया था, क्या रेबा ने अश्विनी को उत्तर देने भेजा था? क्या रेबा की ओर से मुझे पकड़ा गया इस भरोसे को निपटाने के लिए बेचारी अश्विनी सीधे मेरे पास भागी आई? कौन जाने। और अब 20 साल बाद की बात कह रहा हूं। संघर्षों के भयंकर चक्र में रेबा कहां चली गई और मेरे यौवन के वे अरुण स्वप्न। 2 बेटियों की शादी करके पोते पोतियों के साथ मैं अब संयुक्त परिवार में स्थिर हूं। बंगाली नॉवल में प्रेम की बातें पढ़कर मैं अक्सर कड़ी निंदा कर देता हूं, किताब फेंक देता हूं। MB पास करने के बाद अचानक धनी ससुर की नजर में आया। उनकी एकमात्र बेटी के साथ काफी पैसा घर में लाया और परम संतोष में कल बीतता। मफसले में डॉक्टरी नौकरी करता हूं, कम मेहनत, सुकून और आराम से। दिन बहुत शांत और सुखद गुजरता है। इस नौकरी में घूम फिर अब 4 महीने हो गए। जमालपुर में आया। एक शाम गृहिणी के हाथ से 2-4 मजेदार सुखांच खाया। तभी खबर आई, एक जरूरी एक्सीडेंट केस है, अभी रोगी को देखने जाना होगा। किराए की गाड़ी खड़ी थी। मैं गाड़ी में चढ़ गया। गृहिणी चेहरे पर गंभीरता लिए खड़ी रही, पर कोई विकल्प नहीं था। बंगाली महिलाएं कर्तव्य बोध की पुकार ये समझती ही नहीं। वे चाहती हैं पति उनके पास सिर झुकाए और प्यार सहानुभूति लेते रहें, लेकिन वो अलग बात है। रेलवे ब्लॉक के पास एक जीर्ण बंगले में घुसा। सामने 5-7 लड़के लड़कियां खेल रहे थे। फटे और मैले कपड़े, नाजुक आकृतियां जर्जर हो चुकी थीं। उनके चारों ओर सारी जगह में गरीबी का सूखा कंकाल घूम रहा था। अंदर गया। रोगी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। एक जवान लड़की। उसे देखना ही था। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन गरीबी और कमी से उसकी त्वचा बुरी तरह सूखी और कठोर हो चुकी थी। रूप फीका, आंखों के नीचे काले घेरे। एक समय में वो खूबसूरत थी, अब सौंदर्य की केवल एक परत ही बची थी। लड़की बेहोश पड़ी थी। सुनने में आया मदहोश और नासमझ पति पैसे के लिए पत्नी के पास जब गया और पैसा न मिला तो उसने जूते उठाए, पांव उठाया और बदमाश की तरह बेचारी को पीटा। कुछ देर सेवा करने के बाद रोगी की चेतना लौटी। उसने आंखें खोली और देखा, क्या ये मेरी परिचित दृष्टि है? कहाँ देखा था? मैं चौंक गया। ठीक है, ये रेबा थी। मैं हैरान होकर बुलाया, रेबा? नहीं, गलत नहीं। वो लड़की मेरी ओर देख रही थी और धीरे स्वर में कही, अजित बाबू। फिर दोनों मौन हो गए। किसी के पास बोलने का शब्द नहीं। रेबा की नजरों के किनारे मोती की तरह 2 आंसू उभर आए। एक बूंद बड़ी हुई और फिर दोनों गालों से टपक पड़ी। मेरा दिल फट रहा था। रोते रोते यादों में डूबा एक लंबा गहरा सांस निकला। मैंने दोनों हाथों से रेबा के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, रेबा, तुम्हारा ये हाल। मेरे सीने पर एक असह्य दर्द पहाड़ की तरह दब गया। आंखों में आंसू आ गए। रेबा आसमान की ओर एक हाथ उठाया, फिर धीरे धीरे बोली, प्रभु की इच्छा। मैं कुछ भी नहीं बोला। बोलने की ताकत ही नहीं थी। ये रेबा, वही रेबा, एक अचानक पल में, क्षणिक उत्तेजना में, जिसे मैंने कहा था। मैंने पूछा, अश्विनी कहाँ है? वो बोली, मुझे नहीं पता। इस शादी की वजह से दादाजी को गुस्सा है। इस शादी में किसी की राय नहीं थी। दादाजी भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। सब कुछ प्रभु की इच्छा थी। हाय रे स्वार्थी निर्दयी कायर! शायद यही कारण था कि ये शादी हुई। और मेरी पहली जवानी की कामना का धन, रेबा, क्यों मैंने उसे उस शाम आशा की खुशी में मस्त कर दिया और फिर कायर की तरह भाग गया। मैंने रेबा से कहा, मेरे यहां चलो रेबा, जाओगी? रेबा बोली, नहीं। मैंने फिर कहा, मेरे घर नहीं सही, मेरे घर के पास ही किसी और घर में रह लेना। कम से कम मैं तुम्हें देख तो सकूंगा, बच्चों के लिए भी तो। फिर वही उत्तर, नहीं। ठीक कहा है रेबा, बिल्कुल ठीक कहा। नारी इसी तेज से, इसी आत्मसम्मान से तो निर्बल और असहाय होकर भी इस लक्ष्यहीन संसार में अपने आप को खड़ा रखती है। मैं दवाइयों की व्यवस्था करके उठा, बाहर आया।
गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी 10-11 साल की एक लड़की दौड़ती हुई आई और मेरे हाथ में 4 रुपए थमा दिए और बोली, आपकी फीस। मैं कुछ नहीं बोला, बोल नहीं सका, हाथ भी नहीं हटा सका। जलते अंगारों की तरह वे सिक्के लग रहे थे, फिर भी 4 रुपए मेरे हाथ में ही रह गए। गाड़ी चल पड़ी। संध्या का अंधकार अब बहुत गहरा हो चुका था। उसी अंधकार के भीतर मैंने साफ देखा रेबा की दीप्त महिमामयी मूर्ति। वह जैसे राजेंद्राणी की तरह सिंहासन पर बैठी है और मैं उसके सामने से अपने धिक्कृत लज्जित मन को लिए निशब्द हट जाने का रास्ता खोज रहा हूं। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।